नमस्कार विद्यार्थियों, स्टडी 29 एकेडमी के एक और नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम कक्षा 8 की गणित विषय का प्रारंभिक शिक्षा पूर्णता प्रमाण पत्र परीक्षा 2024 का नमूना प्रश्न पत्र हल करेंगे, यानी सैंपल पेपर है वो हम इस विषय का हल करने जा रहे हैं। तो इस नमूना प्रश्न पत्र को समझने के लिए वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखें और अपना कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। यह जो नमूना प्रश्न पत्र है यह कक्षा 8वीं का बोर्ड एग्जाम का जो प्रश्न पत्र आएगा उसका सैंपल पेपर है, यानी इस प्रकार का प्रश्न आएगा जिसमें कितने आपके वस्तुनिष्ठ प्रश्न आने, कितने लघुत्तरात्मक, कितने बड़े प्रश्न आने हैं वो इसमें समझाए गए हैं। तो इस पेपर की अवधि आपके रहेगी 2.5 घंटे और पूर्णांक यानी 80 नंबर का ये पेपर आपके होगा, जिसमें 1 से लेकर 8 तक के जो प्रश्न है वो वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे। जिसमें पहला है 2/7 × 0 का मान होगा। तो यहाँ पर हम 2/7 को 0 से गुणा कर रहे हैं। तो किसी भी संख्या को, कितनी भी छोटी या बड़ी संख्या, उसको 0 से गुणा करने पर उसका गुणनफल हमेशा 0 आता है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 2, समीकरण 3x - 1 = 14 में बायां पक्ष होगा। तो 14 है ये दायां पक्ष है और 3x - 1 है ये बायां पक्ष हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। सी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। तीसरा प्रश्न है वर्ग के प्रत्येक कोण का माप होता है। तो वर्ग के प्रत्येक कोण का माप 90 डिग्री होता है। तो ऑप्शन ए इसमें सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 4, 9 की पूर्ण वर्ग संख्या है। तो पूर्ण वर्ग के लिए 9 को हम 9 से गुणा करते हैं। तो 9 को 9 से गुणा किया, इसका गुणनफल आ जाएगा 81। ऑप्शन डी इसमें सही हो जाएगा। पांचवा प्रश्न, संख्या 5 की घन संख्या हो गई। घन यानी 5 को हम 3 बार गुणा करेंगे, 5 × 5 × 5। अब इसको 5 को 5 से गुणा किया 25 और 25 को 5 से गुणा किया 125। तो ऑप्शन सी हमारा इसमें सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 6, अंकित मूल्य माइनस विक्रय मूल्य बराबर कहलाता है। अंकित मूल्य में से हम घटाएंगे विक्रय मूल्य, तो जो अंतर आ रहा है वो बट्टा कहलाएगा, डिस्काउंट। ऑप्शन ए इसमें सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 7, एक पदीय बीजीय व्यंजक है। हमें एक पदीय बीजीय व्यंजक को इस प्रश्न के उत्तर में बताना है। एक पदीय बीजीय व्यंजक हो जाएगा 4x, जिसमें x 4x एक पद है। ऑप्शन ए इसमें सही हो जाएगा। इसमें 2 पद है, इसमें भी 2 पद है और इसमें 3 पद हो जाएंगे। प्रश्न संख्या 8, 0.00035 संख्या का मानक रूप होगा। इसका जब हम मानक रूप निकालेंगे तो इसको हल करने पर इसका मानक रूप आ जाएगा 3.5 × 10⁻⁻5। ये इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी। अति लघुत्तरात्मक प्रश्न जो 9 से 12 तक हैं और ये प्रश्न है सारे 2 नंबर के होंगे। तो प्रश्न संख्या 9 में है -19/29 × 29/-19 = 1 में गुणन के अंतर्गत उपयोग किए गए गुणधर्म का नाम लिखिए। तो यहाँ पर जो गणितीय संक्रिया हो रही है उसमें कौन से गुणधर्म का प्रयोग किया गया है वो हमें इसमें लिखना है। तो इसमें जो गुणधर्म काम आ रहा है वो है गुणात्मक प्रतिलोम का होना। तो यहाँ पर ये जो गुणधर्म है वो गुणात्मक प्रतिलोम कहलाएगा। प्रश्न संख्या 10, समीकरण 5x + 9 = 5 + 3x को हल कीजिए। यहाँ पर हमें इस समीकरण को हल करना है तो हमारे को इस प्रकार लिखना होगा। इसको दिया है, जो भी समीकरण दे रखा है उसको हम यहाँ पर लिख देंगे 5x + 9 = 5 + 3x। अब इसको आगे हल करेंगे, या 5x - 3x = 5 - 9। यहाँ पर जो भी हम कर रहे हैं दाएं बाएं उसको यहाँ पर लिख दें। 3x को बाएं पक्ष में और 9 को दाएं पक्ष में पक्षांतरण करने पर ये जो स्थिति बन रही है वो 3x को तो बाएं पक्ष में पक्षांतरण कर रहे हैं और 9 को दाएं पक्ष में पक्षांतरण कर रहे हैं, तो ये स्थिति आ जाएगी। अब यहाँ लिख के हम आगे की स्थिति लिख देंगे 5x - 3x। तो यहाँ पर शेष रह जाएंगे 2x बराबर 5 में से -9 घटाएंगे तो ये -4 आ जाएंगे। अब आगे लिखेंगे या x बराबर -4/2 बराबर ये हल आ जाएगा -2 उत्तर आ जाएगा हमारा। तो इस समीकरण का हल आ जाएगा x बराबर -2। प्रश्न संख्या 11, निम्नलिखित संख्याओं में से प्रत्येक के घन के इकाई के अंक ज्ञात कीजिए। यहाँ पर हमें कुछ संख्या दे रखे उनके घन का इकाई का अंक हमें ज्ञात करना है। तो पहली संख्या है 3331। इसका इकाई का अंक 1 है। तो 1 इकाई का अंक 1 हो जाएगा, जिसका हमें घन करना है 1 की घात 3। 1 की घात 3 है तो 1 को हम 3 बार गुणा करेंगे, 1 × 1 × 1 बराबर 1। तो 3331 के इकाई के अंक का घन हो जाएगा 1। तो यहाँ पर लिख देंगे, इसलिए 3331 के घन का इकाई अंक 1 है। दूसरी
दूसरे में है 1027, तो इसमें इकाई का अंक हो जाएगा 7। अब 7 का हमें घन करना है, तो 7 की घात 3, 7 इंटू 7 इंटू 7 बराबर 7 को 7 से गुणा किया, 7 7 49, और वापस 7 से गुणा करेंगे तो हो जाएंगे 343। तो इसमें इकाई का अंक जो आ रहा है वो 3 आ रहा है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे इसलिए 1027 के घन का इकाई अंक 3 है। ये इसका उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 12, भारती के पास 15 पेन है तथा मीनाक्षी के पास 45 पेन है, तो दोनों के पेनों का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हम लिख देंगे भारती के पेन अनुपात मीनाक्षी के पेन। अब इनका अनुपात में लिख देंगे 15 अनुपात 45। 15 में 15 का भाग गया 1 बार और 45 में 15 का भाग गया 3 बार, तो 1/3 ये हमारा उत्तर आ जाएगा। भारती और मीनाक्षी के पेनों का जो अनुपात है वो 1:3 हो जाएगा। अब लघुत्रात्मक प्रश्न 13 से 22 तक, जो प्रत्येक प्रश्न है वो 4 अंक का होगा इसमें, जिसमें 13वां प्रश्न, निम्नलिखित कथनों को पढ़कर सत्य असत्य में से उपयुक्त पर सही अंकित करें। यानी जो भी उपयुक्त है, सत्य है तो सत्य को राइट करना है, असत्य तो असत्य को राइट करना है। पहला है a की घात m इंटू b की घात m का मान abm होगा, तो ये कथन सत्य हो जाएगा। ये घातांक के नियम के अनुसार कथन सत्य हो रहा है। दूसरा है 10 की घात 24 में आधार का मान 24 है, तो ये कथन गलत हो जाएगा। यहाँ पर आधार का मान तो है 10 और 24 है घातांक, तो ये कथन असत्य हो जाएगा। तीसरा है -5 की घात -4 इंटू -5 की घात -2 का मान -5 की घात -6 होगा, तो ये कथन सत्य हो जाएगा, क्योंकि आधार समान होने पर जो घातें होती है गुणा की स्थिति में जुड़ जाती है, तो -4 में -2 जोड़ेंगे तो -6 हो जाएंगे, ये कथन सत्य हो जाएगा। चौथा प्रश्न, 2 की घात 5 भाजक 2 की घात -6 का मान 2 की घात 11 होगा, तो भाग की स्थिति में आधार समान होने पर घातें घट जाती है, तो यहाँ पर हम 5 में से घटाएंगे -6 को, तो इसको जब हम हल करेंगे तो इसकी घात है वो ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएंगे, तो 5 + 6 बराबर 2 की घात 11, ये कथन सत्य हो जाएगा। प्रश्न संख्या 14, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यहाँ पर हमें कुछ रिक्त स्थान दे रखे उनकी हमें पूर्ति करनी है। तो पहला है इसमें आयत का प्रत्येक कोण रिक्त स्थान होता है, तो आयत का प्रत्येक कोण समकोण होता है, आयत का प्रत्येक कोण समकोण होगा। दूसरा है उत्तल बहुभुज के विकर्णों का कोई भी भाग रिक्त स्थान में नहीं होता है। उत्तल जो बहुभुज होते हैं उनका विकर्णों का कोई भी भाग बहिर्भाग में नहीं होता है, तो यहाँ पर ऑप्शन आ जाएगा बहिर्भाग, ये रिक्त स्थान की पूर्ति हो जाएगी। तीसरा है पंचभुज के सभी अंतः कोणों का योगफल रिक्त स्थान होता है। पंचभुज के सभी अंतः कोणों का योग होता है 540 डिग्री और इसके प्रत्येक कोण का मान होता है 108 डिग्री। चौथा प्रश्न, समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित यानी समान रूप से 2 भागों में विभाजित करते हैं, तो इस रिक्त स्थान में आ जाएगा समद्विभाजित करते हैं। अगला प्रश्न है 15वां, खंड ए का खंड ब से मिलान कीजिए। यहाँ पर हमें 2 खंड दे रखे उनका आपस में मिलान करना है। अ में है -4p इंटू 7r, -4p इंटू -7r, यानी इनको आपस में जब हम गुणा करेंगे 4 को 7 से गुणा किया 28 और माइनस का चिन्ह आ जाएगा -28pr, -28pr, इससे मिलान हो जाएगा। बी में है 2p इंटू 8q, तो 8 को 2 से गुणा किया 16pq, इसका हल आएगा 16pq। इसी प्रकार सी में है 3p कोष्टक 4 -8q, तो 3 को 4 से गुणा किया 12, 12p -8 = 24q, 12p -24pq, ये इसका सही मिलान हो जाएगा और जो शेष बच जाएगा 20p², यानी 4 को 5 से गुणा किया 4 × 5 = 20 और p को p से गुणा किया स्क्वायर, 20p², इससे मिलान कर लेंगे हम। प्रश्न संख्या 16, अच्छी प्रकार से फेंटी हुई 52 पत्तों ताशों की एक गड्डी में से एक पत्ता ताश यादृच्छिक रूप से निकाला जाता है तो ज्ञात करो। तो यहाँ पर हमें प्रश्न दे रखे उनको हल करना है। एक काला बादशाह प्राप्त करने की प्रायिकता। अब इसने सिर्फ रंग बताया है काला, न कि हुक्म और चिड़ी, ऐसे इसने बताया, क्योंकि काले रंग के दोनों ही होते हैं, हुक्म के पत्ते भी काले होते हैं और चिड़ी के पत्ते भी काले होते हैं। तो इस प्रश्न को जब हम हल करेंगे तो इसका हल आ जाएगा 2 संभावना है और कुल पत्ते हैं 52, तो 2/52 इसकी प्रायिकता हो जाएगी। इसको जब हम हल
हल करेंगे तो 1/26 ये प्रायिकता हो जाएगी। इसमें क्या होता है, संभावित घटनाएं बटे कुल घटनाएं, ये प्रायिकता का नियम होता है। दूसरा है लाल रंग का पत्ता प्राप्त करने की प्रायिकता। तो लाल रंग के जो पत्ते होते हैं हुक्म, चिड़ी, लाल और ईंट होते हैं, उसमें लाल रंग के पत्ते की प्रायिकता बतानी है तो लाल रंग के 13 पत्ते होते हैं, 13/52 ये इसकी प्रायिकता हो जाएगी। अब इसको जब हम हल करेंगे तो 1/4, 13 का 13 भागे एक बार और 52 भागे 4 बार, 13 चौके 52, ये इसकी प्रायिकता आ जाएगी 1/4। उसी प्रकार तीसरा इक्का प्राप्त करने की प्रायिकता। तो एक ताश की गड्डी में 4 इक्के होते हैं, तो इक्का प्राप्त करने की प्रायिकता हो जाएगी 4/52 बराबर 4 का 4 में भाग गया एक बार और 52 में भाग गया 13 बार, इसकी प्रायिकता आ जाएगी 1/13। चौथे में है लाल रंग की बेगम प्राप्त करने की प्रायिकता। जो लाल रंग होता है हुक्म, चिड़ी, लाल और ईंट, उसमें लाल रंग की बेगम एक ही होती है, तो इसकी प्रायिकता आ जाएगी 1/52। लघुत्रात्मक प्रश्न खंड 17 से 22, प्रश्न संख्या 17। अभाज्य गुणनखंड विधि से 9604 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हमें 9604 का वर्गमूल ज्ञात करना है और विधि काम में लेनी है अभाज्य गुणनखंड विधि। इसको जब हम हल करेंगे तो 2 का भाग देंगे, अभाज्य संख्या सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 का भाग देंगे तो 4 2 8, 8 2 16, 0 और 2, 4802 बार जाएगा। वापस 2 का भाग देते हैं, 2 4 0 1। अब इसमें 2 का भाग नहीं जाएगा, अब भाग जाएगा 3 का भी नहीं जाएगा, 7 का जाएगा। 7 3 21, 3 0, 7 चौक 28 और 7 3 21। वापस 7 का भाग जाएगा इसमें, 7 चौक 28, 6 बच जाएंगे 63, 9 7 63। वापस 7 का भाग जाएगा 7 बार और 7 का भाग गया 1 बार। अब इसको हम लिख लेंगे 9604 के गुणनखंड बराबर, वर्गमूल निकालेंगे इसका तो जोड़े बना लेंगे और प्रत्येक युग में से एक एक संख्या ले लेंगे। तो 2 × 7 × 7 बराबर 7 7 7 49 और 49 को 2 से गुणा किया 98, ये इसका वर्गमूल आ जाएगा। 9604 का वर्गमूल आ जाएगा 98 और ये जो विधि है ये अभाज्य गुणनखंड विधि कहलाती है। प्रश्न संख्या 18। किसी समांतर चतुर्भुज के 2 आसन कोणों का अनुपात 3:2 है। समांतर चतुर्भुज के सभी कोणों की माप ज्ञात कीजिए। यहाँ पर हमें 2 आसन कोणों के जो अनुपात है वो दे रखे हैं और समांतर चतुर्भुज के सभी कोणों के माप हमें ज्ञात करना है। तो इसका उत्तर हम लिख लेंगे, माना कि समांतर चतुर्भुज ABCD के 2 आसन कोण A और B क्रमशः 3x और 2x है। जो अनुपात है उसको हमने 2x और 3x मान लिया। हम जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज के आसन कोण समपूरक होते हैं, अतः समपूरक जो होते हैं आसन कोण उनका मान 180 डिग्री होता है। तो इसको हम इस प्रकार लिख लेंगे, इसलिए को लिखेंगे कोण A प्लस कोण B, इनका मान हो जाएगा 180 डिग्री। या कोण A की जगह हमने जो माना है 3x वो लिख देंगे और कोण B की जगह हमने माना है 2x वो लिख लेंगे बराबर 180 डिग्री। इसको आगे हल करते हैं, 3x और 2x को जोड़ा 5x बराबर 180 डिग्री। अब और आगे इसको हल करेंगे तो x बराबर आ जाएगा 180 डिग्री बटे 5 बराबर 180 में जब हम 5 का भाग देंगे तो 36 डिग्री। अब हम कोण A का मान ज्ञात कर लेते हैं। तो कोण A हमारे पास था 3x, तो 3 × x का मान गुणा कर लेंगे 36, 3 × 36 बराबर ये हो जाएंगे 108 डिग्री। इसी प्रकार हम कोण B का मान ज्ञात कर लेते हैं, बराबर कोण B हमने माना था 2x, तो 2 × 36 डिग्री बराबर ये हो जाएंगे 72 डिग्री। अब यहाँ पर मान लेते हैं ये एक कोण था समांतर चतुर्भुज का A B C और D। तो यहाँ A का मान आ गया है 108 डिग्री, 108 डिग्री और 72 डिग्री। अब इसमें क्या होता है, इसके जो समूह कोण होते हैं वो बराबर होते हैं, तो ये 72 डिग्री का हो जाएगा और ये 108 डिग्री का हो जाएगा। तो इसको आप इस प्रकार भी लिख सकते हैं, इसलिए कोण A बराबर कोण C, इसलिए कोण C बराबर 108 डिग्री और कोण B बराबर कोण D, इसलिए कोण D बराबर 72 डिग्री। इस प्रकार हम इस प्रश्न को हल कर लेंगे, ये हमारे उत्तर आ जाएंगे। प्रश्न संख्या 19। 12,000 रुपए का 2 वर्ष के लिए 10% वार्षिक दर से साधारण ब्याज एवं चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर ज्ञात कीजिए, जबकि ब्याज वार्षिक संयोजित है। ब्याज की दर है वो वार्षिक है और हमें चक्रवृद्धि ब्याज व साधारण ब्याज के बीच में अंतर ज्ञात करना है। तो यहाँ पर हमारे को दे रखा है मूलधन बराबर 12,000 रुपए है, समय है 2 वर्ष और ब्याज की दर है 10% वार्षिक। सबसे पहले हम साधारण ब्याज निकालते हैं। साधारण ब्याज, इसका सूत्र लिखेंगे पहले तो मूलधन इंटू समय इंटू
दर बटे 100। यहाँ पर मूलधन है हमारे पास 12,000, समय है 2 वर्ष और दर है 10% बटे 100। अब इसको हल करेंगे तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे। 12 को 2 से गुणा किया 24 और 2 जीरो लिख देंगे 2,400 रुपए। ये इसका ब्याज आ जाएगा 2 साल का। अब हमें चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। चक्रवृद्धि ब्याज के लिए इसके लिए सबसे पहले हमें मिश्र धन ज्ञात करना होगा, फिर उसमें से हम मूलधन घटा लेंगे। तो सूत्र लिख देंगे मिश्र धन का। मिश्र धन बराबर मूलधन कोष्टक 1 प्लस दर बटे 100 की घात समय। ये इसका सूत्र हो जाता है। अब हम इसको हल करेंगे तो मूलधन है हमारे पास 12,000 और कोष्टक को जब हम रख के हल करेंगे तो ये हो जाएंगे। अब इस कोष्टक को जब आप ध्यान से हल करोगे तो ये हो जाएंगे 110/100 इंटू 110/100। क्योंकि 2 वर्ष है तो घात 2 आई हुई है तो इन संख्याओं को हम 2 बार गुणा कर लेंगे। अब इसको जब हम हल करेंगे 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, इन 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएंगे। तो अब इसको जब हम हल करेंगे तो इसका गुणनफल आ जाएगा 14,520 रुपए। तो ये है मिश्र धन। अब हम चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करेंगे। चक्रवृद्धि ब्याज बराबर मिश्र धन है हमारे पास 14,520 माइनस 12,000। तो इसका जो ब्याज आएगा वो आ जाएगा 2,520 रुपए। इसका ब्याज आ गया। अब हमें अंतर ज्ञात करना है। तो अंतर ज्ञात करना है तो हम यहाँ पर लिखेंगे अंतर। चक्रवृद्धि ब्याज हो रहा है 2,520 रुपए। इसमें से हम घटा लेंगे साधारण ब्याज। साधारण ब्याज हो रहा है हमारे पास 2400 रुपए, 2,400 रुपए। अब इसको हल करेंगे 021 120 रुपए का अंतर होगा। तो ये हमारा उत्तर आ जाएगा 120 रुपए इसका उत्तर आ जाएगा। प्रश्न संख्या 20। एक किसान की पशुशाला में 20 पशुओं के लिए 6 दिन का पर्याप्त भोजन है। यदि इस पशुशाला में 10 पशु और आ जाए तो यह भोजन कितने दिन तक पर्याप्त होगा। तो इसको हम हल करेंगे अनुपात व समानुपात वाली प्रश्नावली के अनुसार। तो यहाँ पर हम सबसे पहले बना लेते हैं सारणी पशुओं की संख्या और दूसरे में लिख देंगे दिनों की संख्या। पशुओं की संख्या जब 20 है तो 6 दिन के लिए भोजन चल रहा है। अब पशुओं की संख्या जब 30 हो जाएगी तो वो भोजन है वो कितने दिन के लिए पर्याप्त होगा, तो हम यहाँ x मान लेते हैं और अब इसको हल करेंगे। यहाँ पर क्या हो रहा है, जैसे ही पशुओं की संख्या बढ़ेगी जो भोजन के दिन है वो कम हो जाएंगे। तो इसको जब हम लिखेंगे समानुपात के रूप में तो 20 इंटू 6 बराबर 30 इंटू x, या इसको आगे हल करेंगे x बराबर हो जाएगा 20 इंटू 6/30। तो 0 से 0 कट जाएगा और 3 का भाग 6 में जाएगा 2 बार। तो ये आ जाएगा 4 दिन। इसको हम लिख देंगे अतः अब भोजन 4 दिनों के लिए पर्याप्त होगा। इस प्रकार ये हमारा प्रश्न हल हो जाएगा। प्रश्न संख्या 21। समीकरण 3 कोष्टक t माइनस 3 कोष्टक बंद बराबर 5 कोष्टक 2t प्लस 1 को हल कीजिए और अपने उत्तर की जांच कीजिए। यहाँ पर हमें सबसे पहले तो इस समीकरण को हल करना है और फिर दिए गए उत्तर की जांच करनी है। तो हमारे इस प्रश्न को हम हल करते हैं। दिया है हमारे को जो भी दिया है उसको लिख लेते हैं। 3 कोष्टक t माइनस 3 बराबर 5 कोष्टक 2t प्लस 1। अब इसको आगे हल करेंगे तो 3 को t से गुणा किया 3t और 3 को माइनस 3 से गुणा किया माइनस के 9 बराबर 5 को 2t से गुणा किया 10t प्लस 5 को 1 से गुणा किया 5। अब इनको पक्षांतरित कर देते हैं। चर वाली संख्या एक तरफ और दूसरी तरफ अचर वाली संख्याओं को लिख देते हैं। तो यहाँ -9 और -5 बराबर 10t माइनस 3t। यहाँ पर जब हम इनको पक्षांतरित करते हैं तो इनके चिन्ह भी चेंज होते हैं। -9 और -5 ये हो जाएंगे -14 और 10t में से 3 घटाएंगे ये तो 7t बच जाएंगे। अब आगे हल करेंगे -14/7। ये जो 7 यहाँ गुणे में है तो बाईं तरफ आते ये भाग में हो जाएगा। अब t बराबर हो जाएगा t। -14 में 7 का भाग देंगे। -14 में जब 7 का भाग देंगे तो उत्तर आ जाएगा -2 बराबर t। ये हमारा उत्तर आ गया है। अब इस उत्तर की हमें जांच करनी है। उत्तर की जांच करेंगे हम। यहाँ पर लिख देंगे उत्तर की जांच। इसमें लिखेंगे बायां पक्ष। बायां पक्ष हमारे पास है 3 कोष्टक t की जगह मान लिख देंगे -2 और -3 हो जाएंगे बराबर -2 और -3। इनको जब हम हल करेंगे तो ये हो जाएंगे 3 इंटू -5 बराबर -15। ये आ गया हमारा बायां पक्ष। अब लिखेंगे दायां पक्ष। दायां पक्ष है 5 कोष्टक 2t यानी -2। तो यहाँ पर हम -2 से इसको गुणा कर लेंगे प्लस का 1। अब यहाँ पर आगे हल करेंगे 5 का 5 लिख देंगे। इनको हल किया तो ये हो
जाएंगी -4 प्लस का 1 बराबर। अब इनको हल करेंगे -4 और प्लस का 1 तो ये -3 बच जाएंगे। तो 5 इंटू -3 बराबर ये भी आ जाएंगे -15। तो यहाँ पर हम लिखेंगे बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष, दोनों का हल बराबर आ रहा है तो ये हम लिख देंगे। और जो हमारा उत्तर की जांच है उसको भी लिख देंगे। अतः t बराबर -2 उत्तर सही है। ये प्रश्न हल हो जाएगा। प्रश्न संख्या 22, किसी शहर में विभिन्न वर्षों में दुर्घटनाओं में घायलों की संख्या नीचे दी गई। इन आंकड़ों को एक पाई चार्ट द्वारा प्रदर्शित कीजिए। तो यहाँ पर हमें कुछ आंकड़े दे रखे हैं, उनको हमें पाई चार्ट में प्रदर्शित करना है। तो वर्ष दे रखे हैं और घायलों की संख्या दे रखी है। 2018 में 20, 19 में 12, 2020 में 18 और 2021 में 22 और योग है इसका 72। तो इसका जब हम उत्तर हल करेंगे तो सबसे पहले इसको इस सारणी के रूप में लिख लेंगे। पहले वर्ष, घायलों की संख्या, संपूर्ण का भाग यानी पूरे जो योग है टोटल योग उसका कितना भाग है और केंद्रीय कोण, पाई चार्ट में इसका केंद्रीय कोण कितना बनेगा वो हम ज्ञात करेंगे। तो 2018 में घायलों की संख्या थी 20, तो इसका संपूर्ण भाग निकालने के लिए हम 20 में 72 का भाग दे देंगे। जो घायलों की कुल संख्या उसमें 2018 का जो भाग है उसमें हम 72 का भाग दे देंगे। तो जब इसको हल करेंगे तो 20 में 4 का भाग जाएगा 5 बार और 72 में 4 का भाग जाएगा 18 बार, 4 चौके 72। तो इसका संपूर्ण का भाग आ गया 5/8। उसी प्रकार 12/72, इसको जब हम हल करेंगे तो 1/6 बार 6 72, 18/72। तो ये 18 का भाग 1 बार और 18 का भाग 72 में गया 4 बार, 18 चौके 72, 22/72। इसको हल करेंगे तो 22 में 2 का भाग है 11 बार और 72 में 2 का भाग गया 36 बार। तो ये संपूर्ण के भाग आ गए। अभी इनके आधार पर हम केंद्रीय कोण ज्ञात कर लेंगे। तो एक वर्ग के केंद्र पे 360 डिग्री का कोण बनता है। तो 5/18 को गुणा कर लेंगे हम 360 से। तो अब जब इसको गुणा करेंगे तो इसका गुणनफल आ जाएगा 8 का भाग या 360 में 20 बार, 20 को 5 से गुणा किया 100 डिग्री, ये इसका माप आ जाएगा 100 डिग्री। अब 1/6 का गुणा करेंगे हम 360 डिग्री से, 6 का भाग 360 में गया 60 बार और ये आ जाएगा 60 डिग्री, क्योंकि 60 को 1 से गुणा किया 60 ही आएगा। 1/4 इंटू 360 डिग्री बराबर 4 का भाग 360 में गया 90 बार, 9 चौक 36, 90 बार। तो ये आ जाएगा 90 डिग्री का कोण 2020 वाला। अब गुणा करना है 11/36 का 360 से। तो 36 का भाग 360 में गया 10 बार, तो 10 को 11 से गुणा किया 110 डिग्री। ये अब हमारे पास आ गए हैं केंद्रीय कोण के माप। इनके अनुसार हमें अब पाई चार्ट का निर्माण करना होता है। तो पाई चार्ट ज्ञात करने के लिए आपको प्रकार और पेंसिल की सहायता से एक वृत्त बना लेना। बीच में जो यहाँ पर आपने प्रकार रखा था वहां पर केंद्रीय, यहाँ पे केंद्र मान लेंगे और इसकी एक ऐसी रेखा खींच देंगे। अब हम लिखेंगे 2018 का जो केंद्रीय कोण है वो लिखेंगे। इसका कोण बनेगा 100 डिग्री का। 100 डिग्री का आपको चांदी की सहायता से नाप कर इसे कोण बना लेना है। ये जो कोण बनेगा 100 डिग्री का कोण होगा और ये 2018 के घायलों को प्रदर्शित करेगा। अब अगला हो जाएगा 60 डिग्री का कोण। 60 डिग्री का कोण आपको चांदे की सहायता से एकदम नाप कर लिखना है। ये कोण हो जाएगा 60 डिग्री का और ये प्रदर्शित करेगा 2019 के घायलों की संख्या। इस प्रकार अब आपको वापस 90 डिग्री का कोण बनाना है। तो 90 डिग्री का कोण बनेगा वो चांदे की सहायता से आपको बनाना है 90 डिग्री का कोण और ये प्रदर्शित करेगा 2020 को। और जो शेष बच जाएगा 110 डिग्री का कोण, 110 डिग्री का कोण ये प्रदर्शित करेगा आपके 2021 के घायलों की संख्या। इस प्रकार आप पाई चार्ट बना लेंगे। अब निबंधात्मक प्रश्न 23 से 25 तक। निबंधात्मक प्रश्न में आपको अथवा के प्रश्न भी मिलेंगे जिनमें आपको 2 में से 1 को हल करना होगा। प्रश्न संख्या 23, निम्नलिखित व्यंजकों के गुणनखंड कीजिए। तो यहाँ पर हमें कुछ व्यंजक दे रखे उनके गुणनखंड करने हैं। अथवा, अथवा में भी एक प्रश्न है, निम्नलिखित व्यंजनों के गुणनखंड कीजिए और निर्देशानुसार भाग दीजिए। आपको जो भी सरल लगे उसको हल करना है। प्रत्येक 2-2 नंबर का होगा और कुल प्रश्न है वो 8 नंबर का होगा। तो हम इसको हल करेंगे।
तो पहला इसमें था p की घात 2 प्लस 6p प्लस 8। तो इसमें हमें क्या करना है, 6p का ऐसा विभाजन करना है कि जोड़ने पर तो 6p आए और गुणा करने पर इन दोनों का गुणनफल और उन संख्याओं का गुणनफल बराबर आए। तो इसको लिखेंगे p स्क्वायर प्लस 4p प्लस 2p, यानी 2 और 4 को जोड़ा तो 6 हो जाएंगे। अब इनको गुणा करेंगे 4 दूए 8 और p को गुणा करेंगे p स्क्वायर 8p स्क्वायर। तो 8 और p स्क्वायर को गुणा करेंगे तो भी 8p स्क्वायर आएंगे प्लस 8। अब इसको आगे हल करेंगे, p कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर एक p बच जाएगा प्लस यहाँ पर बच जाएगा 4। उसी प्रकार 2 कॉमन लेंगे p प्लस 4 ये बच जाएंगे। अब p प्लस 2 और p प्लस 4 ये हमारा उत्तर आ जाएगा। अगर आपके उत्तर में प्रश्नावली का जो उत्तरमाला दे रही उसमें p प्लस 2 की जगह p प्लस 4 पहले आ रहा हो तो भी आपको घबराना नहीं, क्योंकि ये जो युग्म है दोनों आगे पीछे हो सकते हैं। अब दूसरा था हमारे 49x स्क्वायर माइनस 36। इसको हल करते हैं, 7x की घात 2 माइनस 6 की घात 2। इसको हल करेंगे बराबर 7x प्लस 6 7x माइनस 6, ये इसका हल हो जाएगा। और इसमें जो नियम लागू हो रहा है वो भी आप लिख सकते हैं, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बराबर a प्लस b, a माइनस b का प्रयोग करने पर। तीसरा है am स्क्वायर प्लस bm स्क्वायर प्लस bn स्क्वायर प्लस an स्क्वायर। इसको जब हम हल करेंगे तो am स्क्वायर प्लस bm स्क्वायर प्लस bn स्क्वायर प्लस an स्क्वायर बराबर, अब इनमें हम m स्क्वायर को कॉमन लेंगे और अंदर बच जाएंगे a प्लस b। उसी प्रकार n स्क्वायर को लेंगे तो बीच में बच जाएंगे a प्लस b बराबर m स्क्वायर और n स्क्वायर का अलग हम बना लेंगे m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर और a प्लस b, ये हमारा हल हो जाएगा ans उत्तर। चौथा हमारे प्रश्न था 15xy माइनस 6x प्लस 5y माइनस 2। इसको जब हम हल करेंगे तो पहले इनके युग्म बना लेंगे, जोड़े बना लेंगे 15xy माइनस 6x और माइनस प्लस 5y माइनस 2। अब इनमें से कॉमन ले लेंगे, यहाँ पर 3 और x भी कॉमन ले लेंगे। 3x कॉमन लिए तो यहाँ पर 5y माइनस 2 ये बच जाएंगे प्लस यहाँ पर a कॉमन लेंगे तो वापस वही संख्या आ जाएगी। अब इसको आगे हल करेंगे 3x प्लस 1 5y माइनस 2, ये हमारा उत्तर आ जाएगा। प्रश्न संख्या 24, एक घनाभाकार डिब्बे का आयतन 1800 घन सेमी है। यदि इसकी लंबाई और चौड़ाई क्रम से 40 सेमी 30 सेमी है तो डिब्बे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर दो प्रश्न दे रखे हैं, दोनों 4-4 नंबर के हो जाएंगे। और दूसरा है 14 सेमी चौड़ाई वाले एक आयताकार कागज को चौड़ाई के अनुदिश मोड़कर 20 सेमी त्रिज्या वाला एक बेलन बनाया जाता है। बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए। इसके अथवा में भी प्रश्न दे रखा है तो आप इसको भी अगर ध्यान से पढ़ के हल करना चाह रहे तो हल कर सकते हो। हम इसी भाग को हल करेंगे। इसमें पहले में था घनाभाकार डिब्बे का आयतन दे रखा था 1800 घन सेमी या सेमी क्यूब, और लंबाई दी थी इसमें, लंबाई बराबर 40 सेंटीमीटर और चौड़ाई थी 30 सेंटीमीटर। अब इसको जब हम हल करेंगे तो आधार का क्षेत्रफल, जो घनाभ है उसके आधार का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई बराबर घन का जो आयतन होता है वो होता है। तो यहाँ पर लिख देंगे सेमी क्यूब। अब आधार का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हम लंबाई और चौड़ाई को गुणा कर लेंगे। तो आधार का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हम 40 सेमी इंटू 30 सेमी इंटू ऊंचाई बराबर 1800 सेमी क्यूब। अब 40 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर इन दोनों को गुणा किया तो ये आ जाएंगे 1200 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हम लिख देंगे 1200 सेमी स्क्वायर इंटू ऊंचाई बराबर 1800 सेमी क्यूब। अब आगे हल करेंगे तो ऊंचाई बराबर 1800 सेमी क्यूब बटे 1200 सेमी स्क्वायर। 2 0 से 2 0 कट जाएंगे। 18 में 12 का भाग देंगे तो 12 एकम 12.60 12 पंजे 60 1.5 सेंटीमीटर उस घनाभ की ऊंचाई हो जाएगी। ये हमारा उत्तर आ जाएगा। दूसरा प्रश्न था हमें बेलन का आयतन ज्ञात करना है, जिसके 14 सेंटीमीटर चौड़े आयताकार कागज है और उसको मोड़ के 20 सेंटीमीटर की त्रिज्या बनाई
बताई जा रही है। इसको जब हम हल करेंगे तो बेलन का आयतन का सूत्र लिखते हैं पहले। तो बेलन का आयतन का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर एच बराबर पाई का मान रख देंगे 22/7 इंटू आर यानी त्रिज्या यहाँ पर हमें इसने बताई है 20 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या लिख देंगे 20 सेंटीमीटर इंटू 20 सेंटीमीटर इंटू ऊंचाई थी वो हो जाएगी 14 सेंटीमीटर, यानी 14 सेंटीमीटर आयताकार एक कागज था। 14 सेमी चौड़ाई वाला आयताकार कागज था। तो यहाँ पर ऊंचाई आ जाएगी 14 सेंटीमीटर। अब इसको आगे हल करेंगे। 7 का भाग 14 में गया 2 बार। अब गुणा कर लेंगे 22, 20, 20 और 2 को। इनको जब हम गुणा करेंगे तो ये गुणनफल आ जाएंगे 17,600 सेंटीमीटर क्यूब। ये इसका आयतन आ जाएगा बेलन का। प्रश्न संख्या 25। उपयुक्त पैमाने का प्रयोग करते हुए वर्ग की भुजा और क्षेत्रफल के निम्नलिखित आंकड़ों के मध्य एक आलेख बनाइए। तो यहाँ पर हमें एक ग्राफ बनाना है दिए गए माप के अनुसार। तो वर्ग की भुजा सेंटीमीटर में दे रखी है और क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर में दे रखा है। और प्रश्न दिए हैं इसने, क्या यह रेखिक आलेख है? यदि वर्ग की भुजा 7 सेंटीमीटर हो तो वर्ग का क्षेत्रफल होगा। इसके अथवा में भी एक प्रश्न दे रखा है, तो हम इसी प्रश्न को हल करेंगे। हो सकता है आपको ये प्रश्न सरल लगे या वो प्रश्न पहले वाला नहीं आ रहा है, तो आप इस प्रश्न को भी हल कर सकते हैं। तो इस प्रश्न को हल करते हैं। आंसर पैमाना। सबसे पहले हमें मानना पड़ेगा पैमाना। एक्स अक्ष पर मान रहे हैं भुजा 2 इकाई बराबर 1 सेंटीमीटर और वाई अक्ष पर मान रहे हैं क्षेत्रफल 1 इकाई बराबर 5 सेंटीमीटर। तो इसको हम इस प्रकार लिख लेंगे सबसे पहले। तो अब हमें प्रदर्शित करना है 2 को 4, 2 सेंटीमीटर जिसका क्षेत्रफल है 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये यहाँ पर आ जाएगा 2 और 4। अब 3 और 9, तो ये 10 वाली लाइन है, यहाँ पर आ जाएंगे 3 और 9, 3,9 और 4 और 16, 15 के बाद 16, ये आ जाएगा यहाँ पर 16, 4 और 16। उसी प्रकार 5 और 25, ये यहाँ पर आ जाएगा 5 और 25। उसी प्रकार 6 का 36, 5 का 25 यहाँ लिख देंगे। उसी प्रकार 6 का 36, 35 और ये 36 यहाँ पर आ जाएगा। ये आ जाएगा 6,36। अब इन बिंदु को मिला लेंगे। आपको पेंसिल और स्केल की सहायता से एकदम सीध में मिलाना है। तो इस प्रकार एक रेखिक आलेख बन जाएगा। तो हमारे को 2 प्रश्न भी दे रखे हैं। इसमें 2 प्रश्न दे रखे हैं जो इस प्रकार हैं। क्या यह रेखिक आलेख है? तो इसका उत्तर आ जाएगा हाँ, ये एक रेखिक आलेख है। पहले का उत्तर होगा हाँ, यह एक रेखिक आलेख है। और दूसरे का उत्तर आ जाएगा, दूसरा प्रश्न देख लेते हैं पहले। तो यदि वर्ग की भुजा 7 सेंटीमीटर हो तो वर्ग का क्षेत्रफल होगा। तो यहाँ पर हम लिख देंगे यदि वर्ग की भुजा 7 सेंटीमीटर हो तो वर्ग का क्षेत्रफल बराबर 7 सेंटीमीटर इंटू 7 सेंटीमीटर बराबर 49 सेमी स्क्वायर। ये उत्तर आ जाएगा। इस प्रकार इस वीडियो में हमने कक्षा 8 का वार्षिक बोर्ड एग्जाम का नमूना प्रश्न पत्र हल किया। अगले वीडियो में हम अगला नमूना प्रश्न पत्र हल करने का प्रयास करेंगे। वीडियो अगर उपयोगी लगा हो तो इसको लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा दें ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल सकें। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।